हेलो स्टूडेंट्स, कल हम प्रतिजैविक यानी जो औषधियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो, ये हमने कल अध्ययन किया कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। अच्छा, सूक्ष्म जीवाणुओं की वह परास जिस पर प्रतिजीवाणु प्रभावकारी होते हैं स्पेक्ट्रम कहलाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं की वह परास जिस पर प्रतिजीवाणु प्रभावकारी होते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। तो इस आधार पर यानी जो प्रतिजीवाणु या प्रतिजैविक हैं ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कल हमने बताया आपको कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, तो वे यानी प्रतिजीवाणु जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं का नाश करते हैं, ये विस्तृत या ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। इसका उदाहरण एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन है। अच्छा, दूसरे होते हैं संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। अब देखिए, संकीर्ण में क्या है कि इस प्रकार के जो प्रतिजीवाणु हैं ये केवल एक यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव प्रकार के जो जीवाणु हैं उनका ही नाश करते हैं, उनको ही नष्ट करते हैं। तो ऐसे यानी जो प्रतिजीवाणु हैं ये संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण है पेनिसिलिन जी। क्या है? पेनिसिलिन जी। अच्छा, तीसरे प्रकार के होते हैं सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु यानी लिमिट स्पेक्ट्रम जो प्रतिजीवाणु हैं ये केवल एक जीव या एक रोग पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। ये नहीं कि भाई एक दवाई को हम यानी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके इलाज में काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि हम स्पेक्ट्रम की जो प्रकृति है उसके आधार पर प्रतिजैविक या प्रतिजीवाणुओं को निम्न 3 प्रकार से यानी बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधियाँ। नंबर 1 पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन के एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन 2 नवीन अर्धसंश्लेषित ये रूप हैं और पेनिसिलिन की जो संरचना है इसको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। RCOONH, ये HH है, COON, तो ये इसकी सामान्य संरचना है। पेनिसिलिन की सामान्य संरचना अब देखिए, जो R है इसको चेंज करके और हम विभिन्न जो पेनिसिलिन औषधियाँ हैं उनका निर्माण, उनकी संरचनाएं लिख सकते हैं। तो देखो इसमें जैसे R बराबर, यहाँ पर यदि R बराबर हम बेंजीन समूह हो, ये समूह हो, तो पेनिसिलिन जी की स्ट्रक्चर बन जाएगी, पेनिसिलिन जी। अच्छा, नंबर 2 यदि R बराबर 2 पेंटिनिल समूह हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये समूह है, तो ये पेनिसिलिन P बन जाएगी, पेनिसिलिन P। यदि R बराबर नॉर्मल हेप्टेल समूह हो, ये समूह है, तो पेनिसिलिन K बन जाएगी, पेनिसिलिन K, ये पेनिसिलिन K। और यदि R बराबर ये समूह हो CHNH2, तब ये एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है एम्पिसिलिन।
तो इस तरह से ये जो पेनिसिलिन है इसकी सामान्य संरचना से हम अन्य जो इसके रूप हैं उनकी संरचनाएं बना सकते हैं। तो जो यहाँ पर आर है, आर के स्थान पर इन समूहों को चेंज करके और हम विभिन्न जो पेनिसिलिन हैं उनकी संरचनाएं बना सकते हैं। अच्छा, पेनिसिलिन का जो उपयोग है ये निमोनिया, इसमें किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग निमोनिया और ब्रांकाइटिस, फोड़े मुंह जो बोलते हैं भाई शरीर में फोड़े मुंह से हो जाए तो उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे क्या है कि जो पेनिसिलिन है ये शरीर में एलर्जी उत्पन्न करती है। तो पेनिसिलिन लेते समय यानी जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन सभी जो व्यक्ति हैं उनको यानी सूट नहीं करती है। नंबर दूसरा हम लेते हैं यानी निमोनिया और ब्रांकाइटिस रोग के उपचार में इस पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। दूसरी प्रतिजैविक है क्लोरेम्फेनिकोल। अच्छा, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। पेचिस, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि जो रोग हैं उनके इलाज में क्लोरेम्फेनिकोल जो प्रतिजैविक औषध है इसका उपयोग किया जाता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है। CH2OH, NHCO, CHCl। ये क्लोरेम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर है। क्लोरेम्फेनिकोल तो ये जैसे पेचिस है, मस्तिष्क ज्वर यानी बुखार, दिमागी बुखार, पेचिस, मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया आदि रोगों के उपचार में क्लोरेम्फेनिकोल जो प्रतिजैविक औषधि है इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है प्रतिजैविक औषधि का? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का उपयोग टीबी रोग के तपेदिक टीबी या इसको हम तपेदिक रोग के उपचार में किया जाता है। वैसे इस औषधि का उपयोग टाइफाइड जो बुखार है उसमें भी किया जाता है। नंबर 4 टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये यानी इसके 2 रूप हैं, ओरियमाइसिन और टेरामाइसिन। इस वर्ग की यानी ये प्रतिजैविक औषधि है। तो ओरियमाइसिन, क्या बोला मैंने? ओरियमाइसिन। अच्छा, ओरियमाइसिन ये नेत्र संक्रमणों में काम आता है। नेत्र संक्रमणों में इसका उपयोग किया जाता है। और टेरामाइसिन इसका उपयोग टाइफाइड, मियादी बुखार, टाइफाइड या मियादी बुखार के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फा औषधियाँ। देखिए सल्फा औषधियाँ सल्फेनिलमाइड और
उसके व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। जैसे सल्फा डाइजीन, कौन सा है? सल्फा डाइजीन, सल्फा गुआनिडीन, सल्फा थायोजोन, ये सभी हैं। तो देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो देखो इसमें जैसे सल्फेनिलमाइड ये हो गया, ये जो सल्फा औषधियाँ हैं ये सल्फेनिलमाइड और उसके व्युत्पन्न हैं। तो यहाँ से हम H को हटा करके जैसे इसमें गुआनिडीन जोड़ दिया तो ये सल्फा गुआनिडीन औषधि की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये थायोजोन जोड़ दें इसके अंदर तो ये सल्फा थायोजोन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसी प्रकार सल्फा पिरिडीन होती है। क्या? सल्फा पिरिडीन। अब इसके अंदर क्या है कि ये सल्फेनिलमाइड है तो इसका एक H हटा करके हम पिरिडीन इसमें जोड़ देते हैं तो ये सल्फा पिरिडीन का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा SO2NH और ये इसमें पिरिडीन, ये पिरिडीन है, ये सल्फा पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्या है? सल्फा औषधियाँ हैं। तो सल्फा औषधियाँ क्या हैं? ये सल्फेनिलमाइड और इसके व्युत्पन्न यौगिक हैं। सल्फेनिलमाइड का स्ट्रक्चर ये है, बाकी ये अन्य जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने यानी इससे व्युत्पन्न की हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रतिरोधी। क्या? प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। तो देखिए प्रतिरोधी, अंग्रेजी में इनको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं, यानी वे रसायन जो कि सूक्ष्म जीवियों, जीवाणु, कवक, वायरस, इन सभी की वृद्धि को कम करते हैं या उन्हें नष्ट करने के काम में लाए जाते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। तो प्रतिरोधी का उपयोग हम जीवित ऊतकों जैसे त्वचा, घाव इत्यादि पर कर सकते हैं। अच्छा, शरीर में क्या है? जब जीवाणुओं द्वारा यानी दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है तो उस दुर्गंध को दूर करने के लिए भी हम प्रतिरोधी का उपयोग करते हैं। जैसे डिओडोरेंट है, माउथ वॉश है, फेस वॉश है, चेहरे पर लगाने का जो पाउडर है, अन्य इस तरह की जो कॉस्मेटिक जो सामग्री हैं उनको बनाने में यानी इन प्रतिरोधी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या है? जैसे साबुन है और साबुन को यानी प्रतिरोधी उसके अंदर गुलाने के लिए उसमें प्रतिरोधी जो गुलाते हैं ना तो उसके अंदर यानी जो सल्फा ये मिलाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि साबुन में प्रतिरोधी गुण उत्पन्न करने के लिए यानी एंटीसेप्टिक के रूप में बाइथायोनल का उपयोग किया जाता है। तो बाइथायोनल का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो ये बाइथायोनल का स्ट्रक्चर है। बाइथायोनल। इसी प्रकार से जो आयोडीन है I2 ये भी यानी एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में काम में लाया जाता है। देखिए आयोडीन का एल्कोहल और जल में मिश्रण का 2 से 3% जो विलयन है ये टिंचर आयोडीन कहलाता है। ये टिंचर आयोडीन, और इस टिंचर आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में यानी किया जाता है। इसी प्रकार से सामान्य तौर पर ज़्यादातर जो काम में लाया जाता है वो डेटॉल है।
यहाँ है डेटॉल, इसका उपयोग भी प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अच्छा, डेटॉल के दो घटक होते हैं। ये दो घटक कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं हम क्लोरोजाइलिनॉल, क्या है डेटॉल, ये एक सामान्य प्रतिरोधी है। डेटॉल के दो घटक कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो एक को बोलते हैं हम क्लोरोजाइलिनॉल, तो ये क्लोरोजाइलिनॉल का स्ट्रक्चर है। क्लोरोजाइलिनॉल, और दूसरा है इसमें टर्पिनियोल, ये टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन है, बाकी CH3CH3OH है। ये टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर है। तो डेटॉल के दो घटकों के नाम और सूत्र लिखो, तो ये डेटॉल के दो घटक हो जाएंगे। इसके अलावा जो बोरिक अम्ल है, इसका उपयोग भी यानी दुर्बल प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो इस नेत्रों में होने वाले जो संक्रमण है उसमें भी यानी जो बोरिक एसिड है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रतिरोधी हैं जिनका उपयोग यानी जीवित ऊतकों जैसे त्वचा या घाव आदि होने पर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जी या प्रतिस्टेमिन या इनको हम प्रति एलर्जी औषध भी कहते हैं। प्रति एलर्जी औषध, देखिए वे रसायन जो कि शरीर में उत्पन्न जो एलर्जी है उसको दूर करने के काम आते हैं। प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जी औषधि कहलाती हैं। तो शरीर में जैसे खुजली, दाग, जलन, नाक की श्लेष्मा में सूजन, नाक बहना, आँख आना, नाक कान गले आदि में खुजली, ये सभी स्टेमिन के कारण होते हैं। शरीर में यानी एक रसायन उत्पन्न होता है जिसको स्टेमिन कहते हैं, और इस स्टेमिन को दूर करने के लिए जो रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं, जो औषधि प्रयुक्त की जाती हैं, उनको प्रति स्टेमिन या प्रति एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति स्टेमिन या प्रति एलर्जी। आप देखो ये क्या है, यानी जो अल्फा एमिनो अम्ल है उसके विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल का जो व्युत्पन्न है उसके विकार्बोक्सिलीकरण की जो क्रिया है उसके द्वारा ये स्टेमिन यानी शरीर में उत्पन्न होते हैं। मेटनोल